हेलो एंड वेलकम टू सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ऑप्टिक्स का चौथा ये क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, आपको बताया था कि दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इससे पहले वाले क्लास में, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण किरणों के बारे में देखा था कि दर्पण के मामलों में हम लोग आरेख, किरण आरेख कैसे बनाते हैं, कौन सी किरण है जो, अगर कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद किधर जाएगी, या फिर और भी दो तीन किरणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, पहले अवतल का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आप अगर इससे पहले वाले क्लास थर्ड पार्ट अगर आप नहीं देखें इस चैप्टर का, तो फिर ये क्लास आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जाके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पहले बताते हैं, जिसमें कि पहला है आपका वस्तु या बिंब। वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं। बिंब क्या होता है या वस्तु क्या होता है? जो चीज़ जिसको हम दर्पण के सामने रखेंगे, जिसका कि हमको प्रतिबिंब बनाना है, उस चीज़ को हम लोग वस्तु बोलते हैं या उसी को बिंब भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, वस्तु या बिंब। ठीक है, अब जिस वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे उसका दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो एक होगा हमारा बिंब और उस बिंब का बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग स्थान पे अलग अलग स्थिति में वस्तु को रखेंगे और देखेंगे उनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है। ठीक है, ये सब चीज़ देख, कब वास्तविक बनता है, कब काल्पनिक बनता है, ये सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम दो से आप ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना। सबसे पहले कि बिंब क्या होता है। बिंब वो वस्तु है जिसको हम लोग दर्पण के सामने रखेंगे। जब बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी वस्तु का हमें कम से कम दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी हम वस्तु लेंगे वहाँ से दो प्रकाश का किरण खींचेंगे और दोनों किरणें जाके दर्पण में टकराएगी। टकराने के बाद जिस बिंदु पे जाके मिलेगी दोनों किरणें, उसी बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसी सब चीज़ों के हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला हमारा वस्तु का स्थिति हम लेंगे कि वस्तु हमारा, मान लें कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इस अवतल दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष है जिसमें ये बिंदु ध्रुव है, यहाँ फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्थिति हमारा वस्तु का होगा वो हम मान लेते हैं कि वस्तु हमारा दर्पण से बहुत दूर अनंत पे रखा हुआ है। ठीक है, तो पहला स्थिति है वस्तु का अनंत पर। अनंत को ऐसे इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है, यानी वस्तु हमारा कहाँ रखा हुआ है? अनंत पे रखा हुआ है। अनंत पे रखा हुआ है मतलब कि दर्पण से बहुत दूर कहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं हमारा वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, अब जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा इस दर्पण में? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं कि वस्तु हमारा यहाँ रखा हुआ अनंत पे। ठीक है, अब इस अनंत पे रखे हुए वस्तु का इस दर्पण में हमको प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो आपको बताएं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से हम दो किरण खींचेंगे, दोनों जाके इस दर्पण में दोनों का परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे जाके दोनों किरणें मिलेगी वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो एक मान लीजिए कि एक किरण यहाँ से हम ऐसे समांतर लेकर आते हैं जो इस मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो आप याद कीजिए इससे पहले वाले क्लास में, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जब तक आप इसके लास्ट वाला यानी तीसरा पार्ट इसका नहीं देखेंगे तब तक ये चैप्टर, ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है तो जाके ऑप्टिक्स का यानी प्रकाशिकी का तीसरा वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको हम बताए थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण में टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश की किरण है समांतर आई, यहाँ टकराई और टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से, यानी ये आपका ऐसे गुजरेगी। ठीक है, ऐसे आई टकराकर फोकस बिंदु से चले, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे थे। ठीक है, ये एक पहला किरण हो गया। अब इसी प्रकार से एक दूसरा किरण लेंगे हम लोग। ठीक है,
तो दूसरा किरण मान लेते हैं यहाँ से आते हैं, नीचे से मान ले आ रही है, इस जगह से हम लेते हैं। दूसरा किरण भी मान लेते हैं कि समांतर आ रही है ऐसे मुख्य अक्ष के। अब देखिए समांतर क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वस्तु हमारा कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो समांतर किरणें, दो समांतर लाइन अनंत से आती है और फिर जाके मिलती कहाँ है, अनंत पे जाके मिलती भी है। ठीक है, तो चूंकि वस्तु अनंत पे रखा हुआ है इसलिए हम वहां से दो किरणें जो ला रहे हैं दोनों एक दूसरे का समांतर ला रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वस्तु अनंत पे है। ठीक है, बहुत दूर है इसलिए। तो दूसरा प्रकाश का किरण ऐसे आया समांतर। अब फिर से देखिए ये वाला किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये भी आपकी फोकस बिंदु से जाएगी ऐसे। ठीक है, अब देखिए दोनों आपतित किरण परावर्तन के बाद किस बिंदु पे आपस में मिल रही है, एक दूसरे से कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है ना, फोकस वाले बिंदु पे, इस जगह पे मिल रही है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वस्तु की स्थिति हो गया, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके वाला प्रतिबिंब का आकार देखेंगे कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, ये तीनों चीज देखेंगे। हर एक बार जब भी हम वस्तु का रखेंगे तो उसका जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका हम लोग स्थिति देखेंगे कहाँ बन रहा है, फिर उसका आकार देखेंगे कि वो वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, और फिर हम देखेंगे कि उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब कि इसमें देखेंगे कि वो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है कि काल्पनिक है, सीधा है या उल्टा, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो बताइए प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो जो दोनों किरणें जहाँ पे मिलेगी वहीं बनेगा। तो कहाँ मिल रही है, फोकस बिंदु पे, तो प्रतिबिंब यही बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी फोकस बिंदु पर, यानी फोकस पर सीधा लिख सकते हैं, फोकस यानी F पर, यहाँ बन रही हमारी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अब देखिए आकार कैसा होगा, तो चूंकि वस्तु अनंत पे रखा हुआ है और दोनों लाइन इस मुख्य अक्ष पर ही आके मिल रही है ना, देखिए ये जो बिंदु है इस ना तो मुख्य अक्ष के ऊपर है ना मुख्य अक्ष के नीचे है, ठीक इसी लाइन पे मिल रही है, यानी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म आकार का बनेगा, एकदम छोटा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा हमारा कैसा, अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, या फिर उसको बिंदु आकार भी आप लिख सकते हैं, बिंदु आकार का, पॉइंट साइज का बनेगा, बिंदु आकार का। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, इसको देखते हैं। तो देखिए इसको देखने के लिए वस्तु कहाँ रखा हुआ है, दर्पण के बाएं साइड में रखा हुआ, अनंत है तो कहीं भी बाएं साइड में ही है ना दर्पण से, तो दर्पण के बाएं साइड में रखा हुआ है। जो दोनों प्रकाश की किरणें वो कहाँ मिल रही है, दर्पण के बाएं साइड में ही मिल रही है। तो जिधर वस्तु रखा हुआ है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दोनों बाएं साइड में ही है ना, बाएं साइड वस्तु है, प्रतिबिंब भी बाएं साइड में बन रहा है, तो अगर दोनों एक ही तरफ हो तो उस केस में हमारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमारा वास्तविक बनेगा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आपका उल्टा होता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब कि अगर वस्तु ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु का सर ऊपर है पैर नीचे है तो प्रतिबिंब का सर नीचे पैर ऊपर हो जाएगा। इस तरह से वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्थिति था। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं। वस्तु की स्थिति,
ये मान लीजिए दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बार वस्तु को और थोड़ा नजदीक लेकर आएंगे। पहले बार में हमारा वस्तु अनंत पे रखा हुआ था, इस बार हम लोग अनंत से और थोड़ा नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है। तो नजदीक में मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से पहले रखते हैं वस्तु को, ठीक है। तो वस्तु को मान लीजिए इस बार यहां रखते हैं, इस जगह पे, यानी वक्रता केंद्र से परे, ठीक है। अभी वक्रता केंद्र के अंदर नहीं आया, वक्रता केंद्र से बाहर ही है, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति इस बार हमारा कहाँ है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, वस्तु की स्थिति हो जाएगी वक्रता केंद्र, यानी C से परे, परे रखेंगे, C के बगल में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, वस्तु जब यहाँ रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सेम काम यहाँ भी करना है, यहाँ से भी आपको दो प्रकाश की किरण खींचना है। दोनों प्रकाश की किरण जाके परावर्तित होगी, परावर्तित के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलेगी वही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला किरण मान लीजिए हम ऐसे लेकर आते हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे फोकस से ऐसे, ठीक है। अब हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए एक और किरण चाहिए, तो दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से लेकर आते हैं। तो दूसरा प्रकाश की किरण मान लीजिए कि हम फोकस से लेकर आते हैं, ठीक है, ऐसे लेकर आते हैं। आप याद कीजिए, पिछले क्लास में आपको बताएं कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी। तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, जो किरण समांतर आई थी वो फोकस से गुजरी, जो किरण फोकस से आ रही है वो टकराने के बाद फिर से समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे समांतर हो जाएगी इस तरह से। अब बताइए कि दोनों किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु पे मिल रही है, जहां मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है ना, इस जगह पे। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहीं बनेगा। इसको आप मिला लीजिए मुख्य अक्ष से, ठीक है। अब देखिए, इसका वस्तु का हम नाम अगर देते हैं AB, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, देखिए चूंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बनी है तो जो B ऊपर था तो यहाँ B आ जाएगा नीचे, और A नीचे था तो ये चला जाएगा ऊपर। इसका नाम देते हैं A डैश B डैश, ठीक है। अब इसी प्रकार से फिर लिखिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसका आकार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का आकार और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, ये तीनों चीज हम लोग लिखेंगे। तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है। तो जहां पर टकरा रही है आपस में, मिल रही है वहीं पे बनेगी। तो कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पे। ये बिंदु कहाँ पे, देखिए C और F के बीच में है ना, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी, C तथा F के बीच, यही बनेगी हमारी प्रतिबिंब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच में। चलिए अब आकार देख लेते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो वस्तु का आकार, वस्तु हमारा ये है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो जो वस्तु का आकार होगा, देखिए जब हम लोग अनंत पे रखे थे वस्तु का तो बहुत ही छोटा बन रहा था, ठीक है ना, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही आपका दोनों किरणें आकर टकरा रही थी। यहाँ पे क्या है कि मुख्य अक्ष यहाँ पे है, प्रतिबिंब बिंदु यहाँ पे है ना। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो इस बार हमारा क्या होगा, वस्तु पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं होगा,
हम क्या बताएं उसको ध्यान समझिए। पहले में क्या था, वस्तु का आकार बहुत ही छोटा था कि बिंदु आकार का था। इस बार इससे थोड़ा बड़ा बड़ा बन भी रहा है, तो पहले के मुकाबले प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है ना, वस्तु से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। इसको छोटा लिख देते हैं या वस्तु से छोटा लिख देते हैं, वस्तु से छोटा, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी, यानी वास्तविक होगा और आभासी होगा कि काल्पनिक होगा कि सीधा होगा, क्या होगा देखिए। तो वस्तु रखी हुई है दर्पण के बाएं साइड में, प्रतिबिंब भी दर्पण के बाएं साइड में ही बन रही है, दोनों बाएं साइड में ही है। तो जब दोनों एक ही तरफ हो तो कैसा होता है प्रतिबिंब हमारा, वास्तविक होता है। तो ये बनेगा वास्तविक। तथा और आप देख सकते हैं जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है, ठीक है ना। तो नीचे मिलेगी तो हमेशा उल्टा होगा, अगर ऊपर में मिलती, ऊपर में प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा होगा, क्योंकि वस्तु भी ऊपर में प्रतिबिंब भी ऊपर में, तब सीधा कहलाएगा। लेकिन वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, उल्टा बनेगा। इसलिए वास्तविक वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप और बता देते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक समझने का या बताने का एक और तरीका है। जो प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर आ रही है, टकराने के बाद अगर वो वास्तव में एक्चुअल में एक दूसरे से किसी बिंदु पे मिलती है तो उस बिंदु पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जहाँ पे वास्तव में नहीं मिलती है, हमको जबरदस्ती कल्पना करके मिलाना पड़ता है, वैसे स्थिति में उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तु से चल के जो किरण आ रही है वो वास्तव में टकरा के इस बिंदु पे मिल गई, तो वस्तु का तो प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, वास्तविक बना। यहाँ भी देखिए वस्तु से एक किरण आई ऐसे इधर गई, दूसरा ऐसे फोकस से आई तो समांतर हो गई, दोनों वास्तव में इस बिंदु पे मिल रही है, हमको अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमको कल्पना नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक, ये वास्तविक बनेगा। तो जब वस्तु से चलकर आने वाले प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं पे मिलती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग और इसका अगला स्थिति देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा तीसरा है इसको नंबर 3 कर देते हैं। अब इस बार हम लोग वस्तु को पहले के मुकाबले थोड़ा और नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है ना। पिछला बार हमारा वस्तु कहाँ था, सी से परे था, सी से थोड़ा पहले था। अब हम लोग इस सी बिंदु पर यानी वक्रता केंद्र पर लाकर वस्तु को रखते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। तो इस बार हमारा वस्तु इस बिंदु पर रखा हुआ वक्रता केंद्र पे, ठीक है ना। तो बिंब यानी वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर, ठीक है। इस वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। एक यहाँ से प्रकाश की किरण खींचिए जो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आते हैं। देखिए आपको जो लास्ट क्लास में देखिए, अब इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जब तक आप तीसरा वीडियो जो नहीं देखेंगे अगर इस ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी का, तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो अभी भी हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ये चीज़ ठीक से समझना है तो जाकर एक बार तीसरा वाला वीडियो जरूर देखिएगा, इससे पहले वाला। वहाँ पे आपको टोटल 4 वो प्रकाश के 4 किरण आरेख बताए थे, ठीक है ना। कि प्रकाश एक मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरती है, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से आती है तो उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है, और ध्रुव पर आकर आपतित होगी तो जितना डिग्री के कोण से आपतित होगी उतना ही डिग्री के कोण से प्रवर्तित भी होती है। तो वो जो चारों आपको किरण बताए थे किरण आरेख खींचने के लिए, उन चारों में से किन्हीं 2 किरण का इस्तेमाल करके हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, क्योंकि हमको तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 ही किरण चाहिए ना। तो आपको 4 बताएं, चारों में से कोई 2 ले लीजिए, आपको प्रतिबिंब वही बनेगा, ठीक है। तो एक किरण लेकर आए यहाँ से जो मुख्य अक्ष से समांतर है, तो समांतर आने वाली किरणें फोकस होकर गुजरती है तो ये आएगी ऐसे, ठीक है। दूसरा किरण हम मान लीजिए फोकस से लेकर आते हैं ऐसे, तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये समांतर हो जाएगी ऐसे, ऐसे। अब देखिए कि दोनों किरण
परिवर्तन के बाद किस बिंदु पे मिल रही है, तो इस बिंदु पे मिल रही है ना, यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। तो इस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिलाइए, तो आप इस बार देखिए कि जहाँ पे वस्तु रखा हुआ था सी बिंदु पे, ये बिंदु भी सी के ठीक सामने आ रहा है, ठीक है ना, यानी आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ पे वस्तु रखा हुआ था वहीं पे बनेगा, यानी वस्तु था सी पे, प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका हम नाम देते हैं ए बी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, तो वक्रता केंद्र पे ही बन रही है ना, यहीं पे मिल रही है, तो स्थिति इसकी स्थिति हो जाएगी वक्रता, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं सी पर, वक्रता केंद्र पर। चलिए प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अब देखिए जहाँ पे वस्तु रखा हुआ था प्रतिबिंब वहीं पे बन रही है, ठीक है ना, तो जहाँ वस्तु अगर वहीं प्रतिबिंब बने, इसका मतलब कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी इस बार आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो समान आकार का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे, इसलिए। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो देखिए मुख्य अक्ष के नीचे में दोनों बिंदु मिल रही है ना, मुख्य अक्ष के नीचे में है, तो नीचे वाला कैसा होता है, हमारा उल्टा होता है, तो उल्टा बनेगा। और वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, तो जो प्रकाश से किरण चल के आ रही है वस्तु से, वो आपस में एक दूसरे से वास्तव में इस बिंदु पर टकरा रही है, तो वास्तव में टकरा रही है तो वास्तविक बनेगा। हमको अलग से कोई इसमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती मिलाना नहीं पड़ रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति को क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक, तथा मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा भी होगा। और आपको ऐसे ही बताएं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होती है वो हमेशा उल्टा बनती है, तो ये हो गया। अब आइए चौथा, चौथा में वस्तु को और इधर नजदीक लेकर आइए, तो इस वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में कहीं पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ठीक है। इस बार हम लोग वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है ना, तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी इस बार, सी तथा एफ के बीच यहाँ पे रखते हैं, यानी यहाँ पे कहीं पे वस्तु को रख देते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी। अब इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सेम काम, यहाँ से एक समांतर प्रकाश से किरण खींचते हैं, तो समांतर किरण फोकस से गुजरती है, बता चुके बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो फोकस ऐसे गुजर गई, ठीक है। दूसरा किरण अब मान लीजिए फोकस से लेकर आते हैं, या फिर आप वक्रता केंद्र से भी लेकर जा सकते हैं, कहीं से भी लेकर आ सकते हैं, तो फोकस से अगर ऐसे लेकर आते हैं तो फोकस से आने वाली किरणें फिर से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये ऐसे आएगी आपकी, सॉरी गलत हो गया, तो ये हुआ। अब देखिए दोनों प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो इसको मिलाइए मुख्य अक्ष से, इसका नाम दे देते हैं ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, तो देखिए इस बिंदु पे मिल रही है, ये लाइन कहाँ पे है, सी के थोड़ा सा पहले है ना, यानी सी से परे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है हमारा, सी से, यानी वक्रता केंद्र से परे, सी के बगल में है, इधर है, तो वक्रता केंद्र से परे बन रही है, ठीक है। चलिए अगला, प्रतिबिंब का आकार, आकार कैसा है, तो आकार देखिए इस बार आपको वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा भी दिख रहा होगा। पिछले बार में क्या था, जहाँ पे वस्तु था वहीं प्रतिबिंब था, तो दोनों का आकार बराबर था, समान आकार का था। इस बार वस्तु से थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो वस्तु से जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रकृति कैसा होगा, यानी वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, तो देख लीजिए
जो प्रकाश की किरण चल के आ रही है वस्तु से वो वास्तव में मिल रही है इस जगह पे, और वैसे भी वस्तु दर्पण के बाएं साइड में, प्रतिबिंब भी दर्पण के बाएं साइड में ही है, दोनों बाएं साइड में है तो वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब का प्रकृति हो जाएगा वास्तविक, तथा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। और वैसे भी देख लीजिए मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है दोनों बिंदु, ठीक है ना, तो नीचे वाला हमेशा उल्टा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका चौथा वस्तु का स्थिति, जिसमें वस्तु को हम लोग C तथा F के बीच में रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, C से परे बना। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज याद कीजिए, आप दूसरा वाला केस याद कीजिए। दूसरा में आपको क्या बताया था, वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखे थे, C से परे रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, C और F के बीच में बना था। ये उसका ठीक उल्टा है, दूसरा जो है चौथा का उल्टा है। इस बार हम लोग वस्तु को C तथा F के बीच में रखे हुए हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C से परे बन रहा है ना। तो जब वस्तु C से परे था तो प्रतिबिंब C और F के बीच में था, और इस बार जब वस्तु C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब C से परे बन रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा कि दूसरा वाला और चौथा वाला एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पांचवा स्थिति देखते हैं, ठीक है ना। पांचवें में इस बार वस्तु को पहले से और नजदीक लेकर आते हैं। पिछले बार हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, C और F के बीच में रखे थे। इस बार वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं, ठीक है, यानी वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, इस जगह पे। इसका नाम देते हैं A एंड B। अब वस्तु फोकस बिंदु पे रखा हुआ, इस बार इसका प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से एक समांतर किरण लेकर आते हैं। तो समांतर किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, आप जानते हैं। तो इसको फोकस बिंदु से लेकर आइए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। एक और किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो देखिए दूसरा किरण जो है आप ऐसे ध्रुव से लेकर आ सकते हैं, और ये C है, वक्रता केंद्र से भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी लेकर जाइए, दोनों में एक ही बात होगी, ठीक है। तो हम वक्रता केंद्र से लेकर आते हैं दूसरा किरण, यानी C को टारगेट करता हुआ किरण खींचते हैं ऐसे, ये। अब याद कीजिए पिछले क्लास का कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, ठीक है ना, ये ऐसे जा रही है और जाके ऐसे दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी लाइन पे, उसी रास्ते पे वापस लौटती है। तो जिस रास्ते पे जाएगी टकरा कर उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ दूसरा किरण। अब देखिए दोनों प्रकाश की किरण, एक इधर जा रही है, ऐसे आ रही है, और दूसरा भी ऐसे आ रही है, ठीक है ना। दोनों प्रकाश की किरण इस बार क्या है, एक दूसरे का समांतर है। देखिए एक दूसरे का पैरेलल नजर आ रहा होगा ना, पैरेलल है, समांतर है। तो अब समांतर है तो मिलेगी नहीं, क्योंकि समांतर किरणें तो आपस में मिलती नहीं है कहीं। लेकिन आप मैथमेटिक्स में इतना जानते होंगे कि दो पैरेलल लाइन यानी दो समांतर रेखाएं आपस में जाके अनंत पर मिलती है, ठीक है ना। आपको पहले ही बताए थे कि समांतर किरणें अनंत से चलकर आती है और अनंत पे भी जाकर मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों मिल नहीं रही है, मतलब इन दोनों को अगर आप आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको भी बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये दोनों किरणें जाकर कहाँ मिलेगी, अनंत पर जाके मिलेगी। तो जहाँ मिलेगी वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पे मिलेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, कहाँ बनेगी, तो अनंत पर बनेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अनंत पर, यानी इन्फिनिटी पर, ठीक है। आकार कैसा होगा, अब आप याद कीजिए पहला वाला केस जिसमें आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पे रखा हुआ था, तो वस्तु जब अनंत पे रखा हुआ था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस बिंदु पे बना था। इस बार वस्तु को फोकस बिंदु पे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है ना, उसका उल्टा है। तो अनंत पे बनेगा तो अनंत पे कितना बड़ा बनेगा ये बताना मुश्किल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रकृति कैसा होगा, तो देखिए अब वस्तु
दर्पण के बाएं साइड में प्रतिबिंब भी दर्पण के बाएं साइड में इधर की जाके कहीं मिलेगी अनंत पे, तो दर्पण से बाएं साइड में ही जाके मिलेगी, तो जिधर वस्तु उधर प्रतिबिंब, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वैसे भी जो हमारा प्रकाश का किरण है वो वास्तव किरण है, उसको हमको अलग से कोई लाइन खींचना नहीं पड़ रहा है, जबरदस्ती नहीं करना पड़ रहा है, तो अपने से जाकर मिलेगी तो वास्तविक होगा। और वास्तविक किरणें कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होती है, उल्टा होती है, तो वास्तविक तथा उल्टा। और मिलेगी भी, जब भी जाके मिलेगी अनंत पे तो मुख्य अक्ष के नीचे ही मिलेगी ना। देखिए मुख्य अक्ष यहाँ पे है, प्रकाश किरण ऐसे बढ़ाएंगे अनंत तक तो जाके नीचे ही मिलेगी, मुख्य अक्ष से नीचे, तो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका पांचवा। ये वाला जो कैसे है पांचवा नंबर, वो पहले वाले का उल्टा है। पहले वाले में वस्तु अनंत पे था तो उसका प्रतिबिंब बना था फोकस पे, इस बार वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पे। ठीक है, अब ये देखते हैं छठा और लास्ट है ये। छठा में वस्तु को और नज़दीक लेकर आइए, इस बार एफ पे है फोकस पे, फोकस और ध्रुव के बीच में लाकर रखते हैं इसको। ठीक है ना, यानी वस्तु को हम ला के इस बार यहाँ रख देते हैं, ए बी। इस बार हमारा वस्तु कहाँ रखा हुआ है, तो P तथा F के बीच में, यानी वस्तु की स्थिति है, यहाँ पे लिख देते हैं P तथा F के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे रखी हुई है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए सेम काम करेंगे, यहाँ से एक समांतर किरण लेकर आएंगे। समांतर किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, तो ये ऐसे गुजरेगी। ठीक है, हमको एक और किरण चाहिए, दूसरा किरण, तो दूसरा किरण आप यहाँ से ऐसे ध्रुव से लेकर आ सकते हैं या वक्रता केंद्र से भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ध्रुव से लेकर आते हैं ऐसे, ध्रुव लाइट में नहीं बताते, एक बार बता देते इस बार। तो ध्रुव पे आपतित होने वाले प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद कहाँ जाती है, तो जितना डिग्री के कोण से आपतित होगी उतना ही डिग्री के कोण से परावर्तित भी होती है, यानी यहाँ जो जितना कोण बनेगा उतना ही कोण इधर निकलते हुए बनना चाहिए, तो यानी ऐसे वो चला आएगा। तो ये वाला कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो किरणें होगी। अब बताइए, एक किरण टकराकर ऐसे जा रही है और एक किरण टकराकर ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, ये दोनों किरण आपस में कहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, और दोनों एक दूसरे का समांतर भी नहीं है। पिछला बार तो क्या था, दोनों एक दूसरे का समांतर था, तो हम लोग ये कल्पना कर लेते हैं कि समांतर प्रकाश की किरणें जाकर अनंत पर मिलेगी। इस बार तो ये दोनों समांतर भी नहीं दिख रहा है, यानी इसको मिलना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इस बार हम इसको मिलाने के लिए जबरदस्ती कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे। ठीक है ना, और इमेजिन करने के लिए क्या करेंगे कि जो प्रकाश की किरण इधर मुड़ गई है उसको आप पीछे की तरफ खींचिए ऐसे, और ये जो दूसरा वाला किरण मुड़ रही है इसको भी पीछे की तरफ खींचिए। तो देखिए पीछे की तरफ जाके कहीं ना कहीं मिलेगी ना, इस बिंदु पे आके मिल रही है, यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस बार, जहाँ मिलेगी वहाँ बनेगा। तो यहाँ मिल रही है तो यहाँ पे बनेगा, यानी इस बार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा। अब देखिए इस बार जो दोनों किरणें मिल रही है वो मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही है, तो इस बार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इसका सर ऊपर है, इसका भी सर ऊपर, पैर नीचे, तो इसका भी पैर नीचे रहेगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ए डैश, ए का ए ऊपर का ऊपर, और बी नीचे है तो ये भी नीचे रहेगा, बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति, अब देखिए बताइए प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, और प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही है, दर्पण के पीछे जाके मिल रही है ना, दर्पण के सामने नहीं मिल रही, इस बार पीछे जाके मिल रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे, यानी बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे मिल रही है। जबरदस्ती हमको कल्पना करना पड़ रहा है मिलाने के लिए। ये जो लाइन खींचा गया डॉट लाइन, ये हम अपने तरफ से इमेजिन किए, कल्पना किए। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, देखिए आपको आकार भी बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति देखिए इस बार आपको कल्पना करके मिलाना पड़ा ना, वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में तो एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, दोनों कहीं मिलेगी नहीं। तो मिलाने के लिए जबरदस्ती हम अपनी तरफ से कल्पना किए हैं, है ना, डॉट लाइन खींचे हैं। तो प्रकृति कैसा हो जाएगा इस बार, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा आपका, काल्पनिक तथा, अब देखिए ये सीधा है कि उल्टा है, वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर, दोनों ऊपर में ही है तो सीधा बनेगा। तो काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
तो ये टोटल 6 स्थिति था वस्तु का, अलग अलग 6 स्थिति जहाँ पे वस्तु को रख के देखे और अलग अलग स्थिति पे प्रतिबिंब बना। तो ये 6 बात आपको याद रखना है। इस चीज़ को समझने के लिए वस्तु की कौन सा प्रकाश से किरण कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएगी, इसको समझने के लिए आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं, जाके पिछले वाला वीडियो यानी प्रकाशिकी का तीसरा वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग अब पढ़ेंगे, इसके बाद ये अवतल का हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में कैसे बनता है उसको देखते हैं। इसमें देखिए वस्तु का स्थिति छूटा हुआ है, नहीं लिख पाए थे तो यहाँ पे लिख देते हैं। वस्तु कहाँ पे, फोकस बिंदु पर रखा हुआ है ना, तो वस्तु की स्थिति है हमारा F पर यानी फोकस पर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल का हम लोग देख लिया, अवतल में टोटल 6 स्थिति था वस्तु का अलग अलग, 6 का हम लोग देखें। अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण जैसा उत्तल दर्पण में मात्र 6 नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही स्थिति अलग अलग पढ़ना है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वो आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, कभी ये बड़ा नहीं बनाएगा, वस्तु से कभी बड़ा नहीं होगा इसका, हमेशा छोटा ही रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक है, तो इसका बहुत आसान है, इसमें सिर्फ 2 ही मामला पढ़ना आपको। ठीक है ना, तो पहला स्थिति है वस्तु की, देखिए अब उत्तल दर्पण कैसा होता है आप याद कीजिए, पहले आपको बता चुके हैं। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है ना, इसका अंदर वाला जो पृष्ठ होता है वो आपका पॉलिश किया हुआ रहता है और इधर वाला सतह परावर्तक सतह होता है। ठीक है, ये इसका ध्रुव है, फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है। अब देखिए ये उत्तल दर्पण ऐसे घुमा हुआ है, तो इसका केंद्र भी इस साइड होना चाहिए, इसका फोकस बिंदु भी इस साइड होगा। ठीक है, अब देखिए पहला स्थिति जो वस्तु का है, हम मान लेते हैं कि वस्तु हमारा अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, अनंत पर वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे, दर्पण से बहुत दूर अनंत पे रखी हुई। ठीक है, तो अनंत पे रखी हुई, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं हमारा वस्तु रखा हुआ है ऐसे, इसका नाम। ठीक है, अब इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सेम काम जो हम अवतल दर्पण में किया करते थे वही काम यहाँ भी करेंगे। वहाँ से 2 प्रकाश की किरण लेकर आएंगे, दोनों परावर्तन के बाद जहाँ मिलेगी वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब फिर से वापस से इस चीज़ को समझने के लिए आप तीसरा वाला वीडियो याद कीजिए जो आपको बताए थे। यहाँ से एक समांतर किरण लेकर आते हैं ऐसे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है इस बार, तो उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। लेकिन वास्तव में फोकस से गुजरती नहीं है, इस बार फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, आपको ऐसा आभास होगा कि ये क्या होगा, फोकस से आ रही है। लेकिन होता क्या है, ये जो उत्तल दर्पण है ये आपका प्रकाश किरण ऐसे आई तो उसको ऐसे डाइवर्ट कर देता है, इसको उधर भेज देगा। ठीक है, अब ये जो वापस लौट रही है किरण, क्योंकि देखिए इधर तो पॉलिश क्या हुआ ना अंदर में, तो उधर प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, तो यहाँ से टकरा के बाद वो उधर लौटेगी। अब ये जो वापस लौट रही किरण उसको आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये कहाँ से आते हुए प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से आते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, एक किरण हो गया। उसी टाइप से दूसरा प्रकाश की किरण लेकर आइए, दूसरा मान लेते कि भी एक आई समांतर, चूंकि वस्तु हमारा अनंत पे रखा हुआ इसलिए हम दोनों प्रकाश की किरण समांतर ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो अनंत वाली वस्तु से एक आई समांतर, अब ये भी क्या होगी, टकराने के बाद ऐसे लौट जाएगी इधर, क्योंकि अंदर में पॉलिश क्या हुआ है तो अंदर प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, तो लौटेगी। अब इसको आप पीछे की तरफ फिर से खींचिए तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको तीसरा वाले वीडियो में बताया गया, आप उसको जाके जरूर रिवाइज कीजिएगा, तभी आपको ये वाला क्लास अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रकाश की किरण आई जो मुख्य अक्ष से समांतर थी, टकरा कर ऐसे चली गई, उसको पीछे की तरफ खींचा गया तो फोकस बिंदु से गुजरी। दूसरी भी समांतर किरण आई, टकरा कर ऐसे चली गई, उसको पीछे की तरफ खींचा गया तो वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। अब दोनों प्रकाश की किरण कहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा ना, तो देखिए कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है ना, क्योंकि अगर इधर वाला देखा जाए तो एक उधर जा रही है एक इधर आ रही है,
तो दोनों तो कभी मिले ही नहीं आपस में, तो इसलिए दोनों को पीछे की तरफ खींचा गया है, तो दोनों आके इस बिंदु पे फोकस बिंदु पे मिल रही है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस वाले बिंदु पे बनेगा, यानी फोकस बिंदु पे बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, फोकस पर, फोकस यानी F पर, ठीक है। आकार कैसा होगा, वस्तु अनंत पे है और फोकस बिंदु पे यानी मुख्य अक्ष के ठीक उसी बिंदु पे मिले ना, मुख्य अक्ष से ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है ना। यानी यहां भी जो प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत ही छोटा यानी बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। प्रकृति कैसा होगा, अब प्रकृति आप बता लीजिए आराम से। देखिए वस्तु दर्पण के बाएं साइड में रखा हुआ है, प्रतिबिंब दर्पण के दाहिने साइड में बन रहा है इस बार, है ना। इस साइड बन रहा है, दाहिने साइड बन रहा है, तो एक बाएं साइड है एक दूसरा दाहिने साइड है, दोनों दो तरफ है, तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और वैसे भी देखिए जो प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर आ रही थी वो तो वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में तो एक इधर जा रही है एक इधर आ रही है, तो वास्तव में नहीं मिल रही है, तो उसको मिलाने के लिए हम लोग कल्पना किए हैं ना, डॉट लाइन से खींचे हैं, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो प्रतिबिंब का प्रकृति हो जाएगा काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, तो काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है कि वस्तु को आप अनंत से उठाकर इस ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रख दीजिए, क्योंकि देखिए इस बार आपका जो उत्तल दर्पण है ऐसे घुमा हुआ है, तो इसका केंद्र और फोकस बिंदु इस साइड दाहिने साइड है, तो बाएं साइड में तो इसका न F है न C है, कुछ नहीं है ना, तो वस्तु का स्थिति पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग वस्तु को कहीं भी आप रख दीजिए, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा एक ही जगह पे बनता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ठीक है। इस बार वस्तु को अनंत से और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दीजिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर रख दे वस्तु को, इसका नाम A B, ये भी वस्तु रखा हुआ है। तो वस्तु कहाँ पे हम रखे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख देंगे, तो वस्तु का स्थिति लिख देंगे अनंत तथा ध्रुव यानी P के बीच में, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनाइए, तो यहाँ से एक प्रकाश के किरण लेकर आएंगे ऐसे, जो इसके समांतर होगा, तो समांतर किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद कहाँ गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। जाके भी देखिए वीडियो नंबर 3 में, ठीक है ना। तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो ये टकरा कर ऐसे लौट जाएगी। इसको आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से चल के आ रही है, ठीक है। एक किरण हो गया। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक और किरण चाहिए, तो दूसरा किरण लेकर आइए। तो दूसरा किरण मान लेते हैं कि हम वक्रता केंद्र से लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र की तरफ लेकर जाएंगे, तो वक्रता केंद्र से जाती है किरण तो कैसे होगी, यहाँ से चल के ऐसे आएगी, ठीक है। अब इसके आगे तो प्रकाश की किरण जा नहीं पाएगी, क्योंकि उधर आपका क्या है, पॉलिश किया हुआ है ना, परावर्तक पृष्ठ तो इधर है ना, बाएं साइड में है। तो यहाँ से ऐसे आएगी, और अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती है उत्तल दर्पण के मामले में, तो परावर्तन के बाद कहाँ किधर से गुजरती है, उसी लाइन पे वापस होती है ना, याद कीजिए। तो ये उसी लाइन पे ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। और जब आप इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, वक्रता केंद्र की तरफ टारगेट करेंगे, तो उसको ऐसे डॉट लाइन से खींचेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। अब देखिए प्रकाश दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है ना, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, जहाँ मिलेगी वहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। और ये देखिए वो दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही है, तो ऊपर ऐसे
ए है तो ए, नीचे बी है तो बी, ए डैश बी डैश नाम देते हैं इसका, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है देख लीजिए, एफ और पी के बीच में कहीं मिल रही है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी, पी तथा एफ के बीच। आकार क्या होगा, आकार देखिए आपको दिखने में भी छोटा लग रहा होगा, ठीक है। तो आकार क्या होगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो चूंकि हम कल्पना किया गया है ना, वास्तव में तो एक किरण इधर जा रही है ऊपर और एक ऐसे लौट के इधर जा रही है, तो एक इधर जाएगी और एक उधर जाएगी, तो वापस में मिलेगी नहीं कभी। तो मिलाने के लिए जबरदस्ती हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, उसको डॉट लाइन से आगे बढ़ाएं, इस जगह पे आके मिली है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। आप सीधा देखिए, दिख भी रहा होगा, मुख अक्ष के ऊपर मिला हुआ बिंदु है तो सीधा होगा, अगर वही अगर मुख अक्ष के नीचे होता तो उल्टा होता, तो मुख अक्ष ऊपर है तो सीधा होगा। तो काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। तो अब इसमें आपको वस्तु को आप कहीं भी रखिए, यहाँ पे रखें, थोड़ा और नजदीक रखिए, थोड़ा और दूर रखिए, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी ला के रखिएगा तो हमेशा प्रकाश की किरण इसी पी और एफ के बीच में कहीं ना कहीं टकराएगी और वहीं आप आपस में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जो दूसरा वाला स्थिति है, अनंत तथा पी के बीच में आप कहीं भी रख देंगे तो हमेशा प्रतिबिंब आपका पी और एफ के बीच में ही बनेगा, इसलिए हम लोग इसमें अलग अलग मामला नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 2 ही केस है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। वो हमेशा कैसा बनाएगा, देख लीजिए दोनों में कैसा आपको दिख रहा है, हमेशा काल्पनिक तथा सीधा है ना, तो हमेशा काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा और हमेशा छोटा ही बनाएगा। देखिए यहाँ पे तो बहुत छोटा है, यहाँ भी है तो छोटा ही है, तो हमेशा छोटा बनाएगा, हमेशा काल्पनिक बनाएगा और हमेशा सीधा बनाता है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 ही मामला पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए पूछता है कि दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए। हम आपको अगले क्लास में दर्पण सूत्र एकदम अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में सिद्ध करके आपको बताएंगे। आपको वो वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। हमारे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो हमारा आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।